क्या फैक्टर थे आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले? तो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं इसको जेड इफेक्टिव लिख रहा हूं, ठीक है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन उतना बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से एटॉमिक रेडियस उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जितना हम जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या ये क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, एटॉमिक साइज। यस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो वो जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम जाएगा, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि वो आसानी से रिमूव हो सकता है। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये सेकंड फैक्टर भी क्लियर है? ये हमने कल देख लिए थे। थर्ड में बात कर रहा हूं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट की, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट? थर्ड में बात कर रहा हूं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है। एस ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, और एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगी। क्या क्लियर है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है एस ऑर्बिटल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगने वाली है। अगर हम सेम शेल की बात करें, सेम शेल की बात कर रहे हैं, इस तरीके से न्यूक्लियस बनाया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं तो इसमें मुझे एक तो 3s मिलने वाला है, एक 3p मिलने वाला है, एक 3d मिलने वाला है। 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, ठीक है, 3s 3p 3d। इन तीनों में से 3s 3p 3d में से, और अगर मैं बात करूं 2s और 2p, अगर मैं बात करूं कि 3s और 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में आसान होगा, ऑब्वियसली आप कहोगे 3s में, क्योंकि जो जितना ज्यादा दूर होगा उस पर अट्रैक्शन उतना कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो 3s और 2s में से 3s में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और 3s और 3p में से अगर सेम शेल में है, हम सेम शेल में बात कर रहे हैं 3s की और 3p की, तो इसमें से 3p में निकालना आसान होगा, बिकॉज s ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और 3p और 3d में से 3d में से निकालना आसान होगा, क्योंकि p उसके और ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा। तो इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट का एक तो ऑर्डर आता है कि s पेनिट्रेशन, इसी को हम कहते हैं कि कौन कितना ज्यादा पेनिट्रेट है, मतलब न्यूक्लियस के कितना ज्यादा करीब है, कितना नजदीक है। तो s का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, फिर p का, फिर d का, फिर f का। इसका मतलब है कि s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, फिर p के, फिर d के, फिर f के। इतना मुझे बताइए, क्या ये पेनिट्रेशन का पावर हम लिख सकते हैं विद इन द सेम शेल? ये हम कंपेयर कर रहे हैं पेनिट्रेशन को विद इन द सेम शेल। अगर हम एक ही शेल की बात करें तो हम पेनिट्रेशन का ये ऑर्डर लिख सकते हैं एस, पी, डी और एफ में। अब आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर हम सेम शेल की बात करें, जैसे मैंने आपको समझाया 3s 3p 3d, सबसे आसान किस में से होगा? 3d में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के दूर होगा, डी वाला। उसके बाद पी वाला नजदीक होगा, फिर एस, एस तो सबसे ज्यादा नजदीक है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये पेनिट्रेशन का ऑर्डर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, कि यार एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में ये कह सकता हूं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक, क्या ये तीसरा फैक्टर क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। इन सारे इफेक्ट की एग्जांपल दूंगा, ये मत समझना कि सिर्फ इफेक्ट लिखवा दिए हैं। इन सारे इफेक्ट को लगा करके अभी मैं सारे एग्जांपल्स आपको फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फिर कहां कहां पे मेजर एक्सेप्शंस आ रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में घूमने वाले हैं इन्हीं एक्सेप्शंस को देखते हुए, इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, तो पहला था जेड इफेक्टिव, दूसरा एटॉमिक साइज, तीसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये बताओ क्या ये तीनों क्लियर है? ठीक है, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब ही क्या है कि जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक होगा, s orbitals of any shell are more penetrating towards the nucleus, उसी को हम पेनिट्रेशन कह रहे हैं। पेनिट्रेट होना मतलब अंदर घुसना किसी चीज में, पेनिट्रेट होना, ठीक है, अंदर घुस जाना। तो वही है कि न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा होता है? अगर हम 3s 3p 3d की बात करें तो s वाला। तो इसलिए हम कहेंगे कि s का जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। समझ लो, पेनिट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यार, s का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मुझे 3s 3p और 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो 3d में सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि उसका पेनिट्रेशन सबसे कम है। तो पेनिट्रेशन कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, पेनिट्रेशन ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। बताओ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा नहीं आएगा? बताओ बताओ, इतना क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, ये बताओ। इन सब का एग्जांपल अभी दूंगा आपको। चौथा फैक्टर है शील्डिंग या फिर जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसमें शील्डिंग या स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या करेगा? उसमें जिसमें शील्डिंग ज्यादा होगी उसमें क्या होगा? जैसे एस में शील्डिंग ज्यादा है, उसके लिए हम अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जिसमें शील्डिंग कम होती जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें कम आती जाएगी। बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इन सब के एग्जांपल देंगे। यहाँ पे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेड इफेक्टिव नहीं, जेड इफेक्टिव अलग है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की अलग बात हो रही है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है कि जो एक्चुअल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है कि जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल। ये बताया था कि जेड इफेक्टिव तो क्या है कि जो एक्चुअल अट्रैक्शन उस पे लग रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किसको कह रहे हैं कि जो रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, जो रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, जो इनर मोस्ट के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है उनसे जो रिपल्शन क्रिएट हो रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इससे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्क्रीनिंग का मतलब है जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, वो रिपल्सिव फोर्सेस को हम कह रहे हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, वो रिपल्सिव फोर्सेस अगर ज्यादा है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है जेड इफेक्टिव से। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो अट्रैक्टिव, जो एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा कि शील्डिंग इफेक्ट इज द रिपल्सिव फोर्स
जो कि किससे लग रहा है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो रेडियस उसकी बढ़ती जाएगी और आयोनाइजेशन कम होती जाएगी, उसको रिमूव करना उतना ही आसान होगा। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो उससे रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो इनर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बनेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। क्या ये क्लियर है? जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग पे ध्यान रखना है, दोनों फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट इसमें फैक्टर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। आप मुझे ये बताइए कि जो फुली फील्ड ऑर्बिटल, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, फुली फील्ड, जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 10 के 10 भर दिए, हर एक शेल, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो डी सब शेल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो हाईली स्टेबल हो जाएगा, फुली फील्ड वाला हाईली स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर हाफ फील्ड वाला स्टेबल होगा, है ना, कि 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे और 5 आए हैं, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है सेम स्पिन के साथ, तो वो हाफ फील्ड आ जाएगा। और लास्ट में पार्शियली फील्ड आता है कि कैसे भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ना तो वो फुली फील्ड है ना एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली फील्ड। तो ये उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल है, उसमें रिपल्शन 0 है। जैसे आप देखोगे ना फुली फील्ड किस तरीके से बनेगा, तो ये मैंने बनाया पी में 1 2 3 4 5 6, इससे क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इनका जो रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, इनका हाईली स्टेबल सिचुएशन बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप एक्जैक्टली हाफ फील्ड में देखोगे तो इस तरीके से इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, हर एक ऑर्बिटल में तीनों की एनर्जी सेम है, हर एक ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, सिमिलर स्पिन के साथ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और पार्शियली फील्ड में क्या होता है, इस तरीके से ये 3 और इस तरीके से ये पार्शियली फील्ड है। ठीक है, ये पार्शियली फील्ड है। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे 9th 9th में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटम नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताए थे। ठीक, तो कोई बात नहीं, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे आप सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे कि एक्जैक्ट इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो आपको पता है कि फुली फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है, फिर हाफ फील्ड की आ रही है, फिर पार्शियली फील्ड की आ रही है। तो जितना ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए फुली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है और उसमें आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हाफ फील्ड में, फिर पार्शियली फील्ड में। इतना बताइए, क्या ये फैक्टर क्लियर है? अभी इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको धीरे धीरे ये फैक्टर्स क्लियर होने स्टार्ट होंगे जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले मुझे इतना बता दो, क्या ये पांचों फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं कुछ? जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और दूसरा शील्डिंग, स्क्रीनिंग या जिसको रिपल्सिव फोर्स कह रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे मैं एग्जाम्पल करवाऊं, ये बताओ
क्या इस पे एग्जाम्पल करवाऊं, फिर ये जाके और ज्यादा क्लियर होगा। बताओ। ठीक, अब देखो इस पे एग्जाम्पल देखो, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जहां जहां पर देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है उसका अलग चैप्टर बना हुआ है, पी डी एफ सबका अलग अलग चैप्टर बना हुआ है डिटेल में पढ़ने के लिए। बट हम ओवरऑल चले जाएंगे कि जो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। ठीक, तो अगर हम पीरियड 1 में देखें, तो पीरियड 1 में अपने पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। पीरियड 1 की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आपको क्या लगता है कि यार हाइड्रोजन और हीलियम में किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल काम है। वैल्यू किसी की याद नहीं रखनी, मैं ये नहीं कहूंगा आप किसी की भी वैल्यू याद रखो, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी आएगी, समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ, वो याद नहीं रखना, बस वो समझना है कि ऐसा इतना डिफरेंस लगभग आ रहा है। किसका आपको लगता है कि यार हाइड्रोजन पीरियड 1 में अगर हम जाएं, सारे फैक्टर को सोच लो, नो डाउट आप फैक्टर सारे सोच लो, पांचों के पांचों फैक्टर को एक बार देखो, क्या इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 दिखा और इसमें आपको 1s2 दिखा। अब बताओ, अब कुछ अंदाजा लगा, क्या ये आपको नोबल गैस दिखाई दे रही है। और नोबल गैस में एक्जैक्टली जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, एक्सेप्ट हीलियम जिसके अंदर ड्यूप्लेट होता है, जो कि अपने आप में फुली फील्ड है। इसमें से क्या लग रहा है आपको कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है। हीलियम का ज्यादा आएगा ना, हीलियम का ज्यादा है। एक तो नोबल गैस है 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है। ठीक, पीरियड 2 में देखो, ये था अपने पास पीरियड 1 में, ध्यान से देखना सब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक, पीरियड 2 में देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक, पीरियड 2 में पहुंचे। पीरियड 2 में आपको क्या लग रहा है, पीरियड 2 में अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं, जो हम जनरल ट्रेंड की बात करें, ठीक है, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो मैं यहाँ पे किनारे लिख देता हूं कि टॉप टू बॉटम हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम टॉप टू बॉटम या जनरली जो हम ट्रेंड बना रहे हैं वो अपना एटॉमिक साइज को देख करके बना रहे हैं। अब एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान है, तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी। अगर मैं लेफ्ट राइट जाऊं, तो लेफ्ट राइट में हमें ये बताया हुआ है कि जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता रहता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है, तो जिससे अट्रैक्शन बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस साइड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या ये हमारा जनरल ट्रेंड है, ये बताओ, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक जनरल ट्रेंड है अपने पास, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। फैक्टर कौन सा लिया टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज का, और लेफ्ट टू राइट भी एटॉमिक साइज का ही और जेड इफेक्टिव का फैक्टर लिया। क्या ये क्लियर है कि हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट ऐसे जाएं। अब हमने लेफ्ट राइट यहाँ पे सेकंड पीरियड में अप्लाई किया, तो लेफ्ट राइट हमें पता लगा कि यार हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा। लिथियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो इसका आ जाएगा 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2
2p4, इसका 1s2, 2s2, 2p5, इसका 1s2, 2s2, 2p6। अब आप देखो लेफ्ट राइट हम जा रहे थे, इंक्रीज होना चाहिए, कहां कहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अफेक्ट करेगा। क्या हमें सारे फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे? अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर लेके चलते हैं तो लेफ्ट राइट ये इंक्रीज होना चाहिए, नो डाउट, जनरल ट्रेंड तो यही बता रहा है। बट क्या हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या लगता है कहां कहां पर इसका जनरल ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहां कहां पर होगा, बताओ। कहां कहां पर आपको एक जनरल ट्रेंड लग रहा है जो कि चेंज हो सकता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके बताओ। बताओ कहां कहां पर चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? एक तो क्या मैं यहां पे देख सकता हूं बेरिलियम और बोरोन में, बेरिलियम बोरोन का ऑर्डर अपोजिट है। क्या आना चाहिए? बोरोन का ज्यादा आना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बट बोरोन का डिक्रीज है, बेरिलियम का ज्यादा है। ठीक है, इसमें बेरिलियम का ज्यादा है, बोरोन का कम है। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं? 2s2 है और यहाँ पे 2p1 है। अब आप मुझे ये बताओ, सेकंड शेल में आपको बताया था कि जब हम सेम शेल में हो तो क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन 2s से निकालें और बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p से निकालें, किसमें निकालना आसान है? किसमें निकालना आसान है, 2s में कि 2p में? सेम शेल में हम है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का रीजन लगाएंगे यहाँ पे, पेनिट्रेशन इफेक्ट। बताओ, ये रीजन भी लिखवा रहा हूं साथ में, और पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला रीजन आपने लिखा और इसको आप एक्सप्लेन कर लो। क्या 2p से निकालना आसान है? तो इसलिए बोरोन का क्या आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी कम आ गया और बेरिलियम का ज्यादा आ गया। एक चीज अपने को यहां मिली, इसका क्वेश्चन पीछे आपको एग्जाम्पलर में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे? पेनिट्रेशन इफेक्ट जो आपको समझाया है। दूसरा कहां पर, 2p में क्या आपको p में एक्जैक्टली 3 फील्ड हुए दिखाई दे रहे हैं? और ऑक्सीजन में क्या आपको p में पार्शियली फील्ड हुआ दिखाई दे रहा है? ये बताओ। क्या नाइट्रोजन में एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन में फुली फील्ड है? क्या यहां पर अपने को क्या यहां पर अपने को एक और पैटर्न में चेंज मिलेगा? इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा? इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा? इसका रीजन लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एक्जैक्टली हाफ फील्ड है दैट इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। क्या ये दो यहां पर दिखाई देंगे हमको? उसके बाद सब कुछ अपने अपनी जगह पर है। नियोन का सबसे ज्यादा आएगा इनमें से, क्योंकि लेफ्ट राइट वैसे इंक्रीज हो रहा है, यहां पर चेंज आएगा, बस यहां पर चेंज आएगा। मतलब हम ओवरऑल इसको कैसे लिख सकते हैं कि लिथियम आया, लिथियम के बाद लिथियम से ज्यादा बोरोन, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम आया, फिर आया बोरोन। इसका कैसे ऑर्डर बन जाएगा?
ये बताओ, पहले इतना क्लियर हुआ? कहां पर, ये बताओ कहां पर प्रॉब्लम है? क्या इतना क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या रीजन यहाँ पे लिख दिए? बेरिलियम बोरोन का पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेरिलियम में 2s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बोरोन में 2p में से निकाल रहे हैं। किस में से निकालना ज्यादा आसान है? 2p में से। पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया था ना, p वाला दूर है, s वाला नजदीक है। अगर सेम शेल की बात करें तो जो s ऑर्बिटल है वो नजदीक है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के नजदीक है, p वाला न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो इसलिए p वाले से निकालना आसान है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का रीजन लिखो, उसको समझा दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है आयोनाइजेशन। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन में एक्जैक्टली हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन में पार्शियली फील्ड है। एक्जैक्टली हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ये बताओ। ठीक है, और इधर जाते हुए जनरली इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो बेरिलियम और कार्बन, फिर कार्बन का ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इधर जाते हुए तो जनरली इंक्रीज हो रहा है ना। सिर्फ आपने इन दोनों में ऑर्डर को रिवर्स करना है। ठीक है, बेरिलियम बोरोन के और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्डर को रिवर्स करना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। नियोन का ही सबसे ज्यादा आने वाला है। क्या ये क्लियर है? क्या सेकंड पीरियड क्लियर है? ये बताओ जल्दी से। बेटा हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि इसमें 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हाफ फील्ड हो गया ना। 2p3 लिखा हुआ है। अगर इसमें 3 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पार्शियली फील्ड हो गया। अगर, क्योंकि हर एक में दो दो आएंगे। अगर 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फुली फील्ड हो जाएगा। बताओ, पार्शियली फील्ड फुली फील्ड का मतलब तो क्लियर है ना? हाफ फील्ड किसको कह रहे हैं? कि 6 की जगह है और 3 ही आए हैं, हर एक में एक एक आ गया तो हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, पार्शियली का मतलब 6 की जगह 4 आए हैं तो पार्शियली। 6 की जगह है और 6 ही आ गए तो फुली फील्ड हो गया। क्लियर? पीरियड 2। अब देखो पीरियड 3 में क्या आ रहा है। मैक्सिमम पीरियड 3 तक ही पूछा जाता है, यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं। पीरियड 3 में देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, इतने रहेंगे एलिमेंट। अब लेफ्ट राइट फिर वही इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख करके क्लियर करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1s1 हो, इसका 3s1 हो जाएगा पीरियड 3 में। ठीक, इसका क्या आ जाएगा, इसका पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका 3s1 लिख दिया मैंने। इससे मैं क्या लिखूंगा, 3s2 लिखूंगा। इसका मैं क्या लिखूंगा, 3s2 3p1। इसका 3s2 3p, 3s2 3। फिर इसमें 3s2 3p, फिर इसमें 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहां पर लग रहा है कि यार चेंजेस आ सकते हैं? बताओ।
हाँ अब बना ना, हाँ बनेगा ना। आप देखो कहाँ कहाँ पर आपको चेंज, मैंने क्या कहा, ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं है कोई, क्योंकि हम सारे फैक्टर को ध्यान में रखेंगे ना। हमने जनरल ट्रेंड कौन से फैक्टर से बनाया, एटॉमिक रेडियस से बनाया जनरल ट्रेंड, और हमने किससे बनाया, और हमने जेड इफेक्टिव से बनाया जनरल ट्रेंड। ठीक है, अब हमें तो सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, तो सारे फैक्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेनली अफेक्ट करता है। जहां पर आपको गड़बड़ नजर आएगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगा के देखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक मेरे को कहां पे नजर आया, बताओ। एक तो मुझे यहां पे नजर आता है, फॉस्फोरस एंड सल्फर में। बहुत बढ़िया, फॉस्फोरस और सल्फर में मुझे नजर आता है, क्योंकि सल्फर होना क्या चाहिए, सल्फर का ज्यादा होना चाहिए ना। पकड़ में आ गया, क्यों, फॉस्फोरस का ज्यादा है। फॉस्फोरस 3p3 है, एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, एक वहां पर। दूसरा 3s2 और 3p1, 3s1 और 3p3s2। दूसरा मुझे कहां पर देखने को मिलेगा, बताओ। क्या इसमें भी पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा देंगे, यस, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां पर भी पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा देंगे। यहां पर किसका ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक, तो इसका मैं रीजन क्या लिखूं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, अब पता लग गया कहां कहां पर हमने कैसे देखना है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का रीजन लगाया। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब यहाँ पर 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पर 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है। पेनिट्रेशन ध्यान रखना सेम शेल में लगाना है, इधर उधर मत लगा देना कहीं पे भी। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन लगेगा सेम शेल में। 3s से निकालना है, 3p से निकालना है, पेनिट्रेशन लगा दो। 3s 3p, 3s से निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि s ज्यादा नजदीक है, तो मैग्नीशियम का ज्यादा आ गया। इसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया। फॉस्फोरस सल्फर में वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें रीजन बन जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि फॉस्फोरस में 3p3 है विच इज एक्जैक्टली हाफ फील्ड, और सल्फर में पार्शियली फील्ड। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर हैं। इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में रिवर्स हो जाएगा, फॉस्फोरस सल्फर में रिवर्स हो जाएगा। बाकी सब अलग अलग अपनी अपनी जगह पर है। तो सबसे कम रहेगा सोडियम से लेकर के आर्गन, आर्गन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का सबसे कम रहेगा, आर्गन का सबसे ज्यादा रहेगा, बाकी अपना नॉर्मल ट्रेंड चलता रहेगा। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 मैक्सिमम आपको यहीं पर पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको टिक करवाऊंगा ना, लास्ट में आप देखोगे यही है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बने हुए। ठीक, ये बताओ इतना क्लियर। नहीं, इनमें पेनिट्रेशन लगेगा, इसमें एडजेसेंट वाले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसमें पेनिट्रेशन लगेगा। ठीक है, इसमें आप पेनिट्रेशन नहीं लगाओगे कि मैग्नीशियम का पेनिट्रेशन इफेक्ट सिलिकॉन में हम देखेंगे यहाँ 3s2 है यहाँ 3p है, नहीं इसमें नहीं लगे। ठीक है, थ्री ये एडजेसेंट वाले में, आसपास वाले में, फिर इसमें लगने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पी से निकल रहा है, यहाँ भी पी से निकल रहा है। ठीक है, ये पीरियड थर्ड है। अब और यहाँ पर कहाँ एक्सेप्शन, कहाँ पर बनते हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम आप प्रदीप के अंदर कहीं पे भी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, आपको यही चीजें मिलेगी, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ एक एक को। फिर हम देखते हैं जो अपने इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज ग्रुप नंबर 13। वो आपको बताता हूँ, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लास्ट इसमें बनेगा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, और यहाँ पर बोरोन फैमिली।
बोरोन फैमिली में, बोरोन फैमिली में क्या चीज बनती है, जैसे अगर हम देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर लिख लें, ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे लिखिए, ये 5 है, प्लस 8, 13 आया, प्लस 18, प्लस 18, प्लस 32, प्लस 18 किया, अब इसमें आप देखोगे कि यार ये कौन से पीरियड में अगर पीरियड नंबर लिखा जाए, ये आ जाएगा पीरियड सेकंड में, ये आ जाएगा पीरियड थर्ड में, ये आ जाएगा पीरियड 4 में, ये आ जाएगा पीरियड 5 में, ये आ जाएगा पीरियड 6 में। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अब आप देखो इसमें कितनी सारी चीजें लगेंगी, बोरोन फैमिली में कितनी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं वो आप देखो। पीरियड 4 में हम गए तो क्या हमें 3D आना स्टार्ट हो गया, पीरियड 4 में गए तो क्या 3D आना स्टार्ट हो गया। अगर हम पीरियड 4 में गए तो क्या वहां पर 3D आना स्टार्ट हुआ, ठीक। अगर हम पीरियड 4 के बाद यहां पर 3D आना स्टार्ट हुआ, यहां पर 4D और 4F आना स्टार्ट हुआ फिफ्थ वाले में, यहां पर ये आ जाएगा आपका 6th में 4F। 3D में D ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और 5th से अगर हम 6th में गए तो यहां पर अपने को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहां गए 3D में, जैसे कि ये हुआ फर्स्ट, ठीक है, तो आपने पीरियड में देखना है कि अगर हम 4th पीरियड में गए तो 3D लगा तो उसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, अगर हम 6th पीरियड में गए तो उसमें 4F, यानी कि 6th पीरियड में लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। तो जहां जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां वहां पर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, पर जहां जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां वहां पर वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, वहां वहां पर वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसमें लिख सकता हूं लेंथ, इसमें लिख सकता हूं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 6th में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर मुझे प्रॉब्लम आई, ठीक, डी ऑर्बिटल लेंथेनॉइड इन इस चीज। अब इसका एक ग्राफ बना करके अगर मैं आपको दिखाऊं कि ग्राफ से अपने को याद रखना है, इसका भी पूछा जाता है, तो इसका रीजन यही है कि यहां से इसमें डी ऑर्बिटल लग रहा है 4th पीरियड में और 6th में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। हाँ 6 में 5D भी आएगा, बट 6 में 4F आ रहा है ना, वो 4F क्या करेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसमें 3D की वजह से डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z रखो और यहाँ पर आप रखो आयोनाइजेशन एनर्जी,
इसका ऑर्डर देख लेना, एक डब्ल्यू की शेप में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लें। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसे इसको याद रखने का तरीका, एक डब्ल्यू इस टाइप से एक शेप आप बना दो। ठीक है, इस टाइप से बनाने के बाद फिर आप यहां पर लिखो बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे गैलियम, फिर यहाँ पे इंडियम, और यहाँ पे थैलियम। ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर रहता है। ठीक है, ये इसका बहुत इरेगुलर ऑर्डर रहता है बोरोन फैमिली में। इरेगुलरिटी क्यों आती है? क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है। बोरोन का सबसे हाई है, बोरोन के बाद थैलियम आ जा रहा है। थैलियम क्यों आ जा रहा है? क्योंकि थैलियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा और उसकी रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, थैलियम आ गया। फिर थैलियम के बाद गैलियम आ रहा है, थैलियम के बाद गैलियम आ रहा है, फिर गैलियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम, और सबसे कम इंडियम में आ रहा है। तो ये इरेगुलर ऑर्डर रहता है पूरा। बस इस इरेगुलर ऑर्डर में अपने को ये समझना है कि जो फोर्थ पीरियड है वहां पर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, और जो सिक्स्थ पीरियड है वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बना हुआ है एनसीईआरटी में पूरा का पूरा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो पूछता है। ये बताइए। 4D सीरीज में डी कॉन्ट्रैक्शन, हाँ डी डी कॉन्ट्रैक्शन जो लगेगा ना, डी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा जहां पर वो पहली बार आ रहा है। पहली बार कहां पर? कि फोर्थ पीरियड में 3D फर्स्ट बार आया, एकदम से उसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। उसके बाद 3D और 4D तो सेम ही आ गए ना, फिर उसमें डी ऑर्बिटल काम नहीं करेगा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, वो तो 3D में एकदम से काम करेगा। फिर जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो सिक्स्थ पीरियड में काम कर रहा है, कि यहाँ पे क्या आ गया, 4F आ गया। 4F में स्क्रीनिंग और शील्डिंग जो इसमें वीक है, इसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, रेडियस कम हो गई, थैलियम यहाँ पर कितना ऊपर पहुंच गया। इसका तरीका यही है, आप एक डब्ल्यू बनाएं और बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम उसको लिख लें, और अगर रीजन आपसे पूछा जाए तो आप इसको बना करके ये डी ऑर्बिटल और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन दें। ठीक है, बाकी मैंने नोट्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मेन चीज इसमें यही है। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर खत्म होती है। जैसे हमने पढ़ा इसके इफेक्ट वगैरह पढ़े, उसके बाद पीरियड वन में, पीरियड टू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पीरियड थ्री में बनते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन है बोरोन फैमिली का लास्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है, तो बोरोन फैमिली में आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी आपके लिए और ज्यादा थोड़ी उसमें क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपने बताना है, फर्स्ट इसमें आपने बताना है, मुझे सबसे पहले इन पांचों में से आप बताइए कि आपको नोबल गैस कौन सा दिखाई दे रहा है। नोबल गैस, नोबल गैस आपको कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे पहले। सबसे पहले बताइए नोबल गैस कौन सा दिखाई दे रहा है, सारे इसको अटेम्प्ट करो। नोबल गैस सही है ना, नोबल गैस अपने को कौन सा दिखाई दे रहा है, ई। ई इसमें नोबल गैस है। ई नोबल गैस क्यों दिखाई दिया, NH2NP6, NH2NP6 से ई अपने को नोबल गैस दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताओ सेकंड, इस इन सब में से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस में लगेगी, लोवेस्ट आईई, लोएस्ट आईई सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस में लगेगी। क्या लगता है, पहले तो आपने यही क्लियर कर लिया होगा कि 2 शेल हैं और 3 शेल हैं, कुछ एलिमेंट में 3 है कुछ में 2 हैं। इन दोनों एलिमेंट्स में आपको 3 शेल नजर आ रहे हैं, ए और बी में। इन दोनों में कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। और इन तीनों में आपको कितनी शेल्स नजर आ रही हैं, 2 शेल्स नजर आ रही हैं। तो क्या 3 शेल्स जिसमें है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है। तो लोवेस्ट अगर मैं पूछ रहा हूं तो ए और बी में से ही कोई आएगा, पहले ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं। अगर 3 शेल हैं और 2 शेल हैं तो ऑब्वियसली जो थर्ड शेल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो अब थर्ड शेल में ए और बी में से किस में निकालना आसान है, जल्दी से मुझे बताओ, ए और बी में से किस में निकालना आसान है। ठीक है, सही है, बी में से निकालना आसान है, क्योंकि बी में 3s1 है और ए में 3s2 है। कौन सा इफेक्ट लगाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला फैक्टर लगाओगे। इसमें फुली फील्ड है 3s2, इसमें हाफ फील्ड है, इसमें 3s1 है। तो 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर आपसे पूछूं लास्ट, अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो बी है वो सबसे कम आने वाला है, ठीक। अब मुझे ऑर्डर आप लिख के भेज दो, ABCDEF क्या ऑर्डर आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बी तो सबसे कम है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद बी के बाद कौन सा आएगा, ए आएगा, कंफर्म है, ए आएगा। ठीक है, तो दोनों जो 3 शेल वाले ऑप्शन थे वो तो गए। अब इनमें आ जाओ 2 शेल वालों में, 2p4 2p5 2p6। देखा यार, 2p6 तो नोबल गैस है, नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी ई वाले में, ठीक। बचे 2, सी और डी। तो सी और डी में आप नॉर्मल नॉर्मल फैक्टर लगाओ, 2p4 है 2p5 है, दोनों ही पार्शियली फील्ड है, लेफ्ट राइट में इंक्रीज करता है, डी वाला ज्यादा होगा, ठीक। और फिर कौन आएगा, बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये बताओ क्या ये ऑर्डर बना बना सबका, BACDE बन गया ना। अगर ये ऑर्डर बन गया तो मतलब आपको फैक्टर लगाने भी आ गए हैं
क्वेश्चन तो बेटा यही बनेगी, ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको करवाया ना, क्वेश्चन यही है। अगर आप पीछे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी में देखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखोगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, फॉस्फोरस सल्फर वाले, बोरोन फैमिली वही बनेगा। ये है, तो इसमें अगर आपने फैक्टर लगा लिए हैं तो मतलब ठीक है, ये बन गया है, इसका मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्लियर हो चुका है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्लियर हो चुका है, इसका मतलब ये है। ये बताइए, ठीक। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया कि अपने को फैक्टर सारे ध्यान में रखने, पढ़ने का तरीका है, ठीक है। फैक्टर वगैरह अगर हम पूरे अच्छे तरीके से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जनरल ट्रेंड हम बना पाए। जनरल ट्रेंड मोस्टली जो बनेगा वो एटॉमिक रेडियस पर ही बनेगा, एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव पर ही जनरल ट्रेंड बनाया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का। बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो कहीं कहीं पे अफेक्ट करता है उसको, पेनिट्रेशन इफेक्ट है कहीं पे अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये चीज आ जाती है। तो इतना हो चुका है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट में इसको करेंगे। कल मैं क्वेश्चन नहीं भेज पाया क्योंकि कल वैसे भी टॉपिक जो है इनकम्प्लीट ही था। आज इसमें मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आयोनाइजेशन के, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन है पीछे, तो वो देखना कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उनको डेली के डेली जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको रोज सॉल्व, उसी टाइम सॉल्व कर, तो ही फायदा मिलेगा आपको। इमीडिएटली उसको सॉल्व करोगे, समझ भी आ जाएगा और क्वेश्चन टिक हो जाएंगे, भाई ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काम अगर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप एक दिन दो दिन में उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस तरीके से आप करते रहें। बाकी हम लोग इसके भी आगे के नोट्स भेज दूंगा। आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियस तक के तो हो गए थे कंप्लीट, ठीक है। आयोनाइजेशन वाले में भेज दूंगा, और इसके भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, किसी को इसमें से लिखना हो तो ये भी आप नोट कर लेंगे।